Let's start chapter number 1 SST Social Studies MP Board. चैप्टर नेम है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड चैप्टर में इसी का सेकंड पार्ट है। तो इसके अंदर अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। पहले देख लेते हैं रिसोर्सेस क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, रिसोर्सेस आर दोज एस्पेक्ट विच फैसिलिटेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऐसी सारी चीजें जो इंसानों को सेटिस्फाई करे, उनकी नीड को सेटिस्फाई करे और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, वो सारी चीज रिसोर्सेस के अंडर में आ जाती है। ठीक है, नीचे नेचुरल रिसोर्सेस को भी डिफाइन किया है। रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करे और ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो सारे हो जाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर में मिलते हैं, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें जिनकी वजह से ह्यूमन की लाइफ आसान बन जाती है और वो हैप्पी रहता है, वो सारी चीजें रिसोर्सेस में आ जाती है। कुछ रिसोर्सेस हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाती है और कुछ जो है वो हम मशीन्स के थ्रू उसको डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे नेचर से हमें ओर मिलता है, ओर से इंसान फिर मशीन में डाल के अपने नॉलेज से उसको मेटल में या मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर सब पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप फॉर एग्जांपल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑनरशिप यानी मालिकाना हक, उसका मालिक कौन है, उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। पहला है पर्सनल यानी हम पर्सनल, हमारी जो एसेट्स होती है, जैसे हाउस हो गया या आपकी हेल्थ हो गई, तो ये आपका पर्सनल में आ जाएगा। नेशनल की प्रॉपर्टी जो भी होगी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की, उसके अंदर की जितनी भी एसेट्स है वो सारी नेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगी। फिर वर्ल्ड रिसोर्स में वो आ जाएगी जिसका किसी कंट्री का हक नहीं है जिसके ऊपर, जैसे कुछ ओशियन का एरिया होता है या फिर कुछ आइलैंड से जो कि वर्ल्ड रिसोर्स के अंदर में डाला गया है, जो कि किसी भी कंट्री का नहीं। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अवेलेबल है किस तरीके से है, उसके बेसिस पे 4 में डिवाइड किया गया है अवेलेबिलिटी को। अवेलेबिलिटी का फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स जो होगा वो आपका रीजनरेट हो जाता है, जैसे वो वापस बन जाएगा खत्म होने के बाद। जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि बार बार यूज किया जा सकता है और मैन्यूअर डाल के उसको फिर से फर्टाइल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो चीज होती है वो रिन्यूएबल में आ जाएगी, जो कि आप वापस आपको मिल जाएगी। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कि एक बार खत्म होने के बाद वापस से वो आपको नहीं मिलेगा, जैसे पेट्रोल है या कोल है। ये एक बार फिनिश हो गया तो अर्थ में लिमिटेड अमाउंट में है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर है रिसाइकलेबल में आप जो जिन चीज़ों को रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट बना सकते हैं वो रिसाइकलेबल रिसोर्स में आ जाएगा, जैसे कि मिनरल है, आयरन या कॉपर। इनएग्जॉस्टेबल में आ जाएगा, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा, जब तक अर्थ रहे तब तक वो रहने वाला है, जैसे कि सोलर एनर्जी या वाटर। ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर खत्म हो सकता है लेकिन ओशियन का वाटर खत्म नहीं होगा, और जब तक सनलाइट है और ओशियन का वाटर है तब तक इवापोरेशन या वाटर साइकिल चलती रहेगी, तो वाटर भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। वापस से वो खत्म होगा तो वापस से रिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिवाइड किया है रिसोर्सेस को। तो डिस्ट्रीब्यूशन का पहला है इजीली अवेलेबल रिसोर्स। इजीली अवेलेबल को हम एक और नाम से बुलाते हैं, जिसको एम्बिक्यूटियस भी बोला जाता है। ऐसे रिसोर्सेस जो कि हर जगह अवेलेबल है, जैसे कि ऑक्सीजन इन एयर या फिर एयर ही मान लो, ये हर जगह अवेलेबल है, इसको बोलेंगे इजीली अवेलेबल रिसोर्स। फिर हो जाएगा कॉमन अवेलेबल रिसोर्स। कॉमन का मतलब है वो काफ़ी जगह मिल जाएगा,
रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मैनी प्लेस, काफ़ी जगह पर वो आपको मिल जाएगा, जैसे एग्जांपल है सॉइल या फिर एग्रीकल्चरल लैंड। फिर है रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज आपको कुछ जगहों पर मिलेगा, फ्यू प्लेसेस पे अवेलेबल रहेगा। तो ये रिसोर्स है कोल, गोल्ड या यूरेनियम या अदर मेटल्स हो गया। फिर सिंगल रिसोर्स, जो कि आपको दुनिया में एक ही जगह मिलेगा ऐसा रिसोर्स, उसको बोलते हैं सिंगल रिसोर्स। उसका एग्जाम्पल होगा क्रायोलाइट मेटल। ये क्रायोलाइट मेटल जो है वो सिर्फ ग्रीन लैंड में मिलता है, इसीलिए इसको सिंगल रिसोर्स में लिया गया है। फिर है यूजेस के बेस पे क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, किस तरह यूज होता है। पहला हमने लिया इसमें अनयूज्ड रिसोर्स। जब कोई रिसोर्स यूज में नहीं आता है तो वो कहा जाता है अनयूज्ड रिसोर्स। हमें पता है कि वो चीज़ है लेकिन उसका अभी हमने यूज नहीं किया है। जैसे कि कुछ मिनरल डिपॉजिट्स है अर्थ के अंदर, हमने उसको भी यूज नहीं किया है पर वो अवेलेबल है, उसको अनयूज्ड बोलेंगे। अनयूजेबल है नेक्स्ट आपका, जो कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, अवेलेबल होने के बाद भी आप टेक्नोलॉजी के प्रेजेंट टेक्नोलॉजी या टेक्निक के द्वारा भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर पेट्रोल डीजल पर बैन लग जाते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं तो उसके अवेलेबल होने के बाद भी आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। फिर है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स में ये आ जाएगा आपका कि वो रिसोर्सेस है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे और हमें पता है कि वो रिसोर्सेस है। जैसे कि रनिंग वाटर, रनिंग वाटर पे दो चीजें हो सकती है, डैम भी बन सकता है और आपका कैनल्स भी बिल्ड हो सकती है, पर वो किया नहीं गया है, पर वो पोटेंशियल है, आगे चलकर उसके ऊपर वो रिसोर्स को डेवलप किया जा सकता है, तो वो पोटेंशियल हो जाएगा। लेटेंट रिसोर्स यानी वो होता है जिसके बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है अर्थ में ऐसे ऐसे मिनरल्स या ऐसे कुछ चीजें हो जिसका हमने अभी तक यूज नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल का जब तक हमें यूज नहीं पता था वो एक लेटेंट रिसोर्स ही था, क्योंकि उसका यूज हमें पता ही नहीं था कि उसको यूज कैसे करना है। तो ये सारे एग्जाम्पल के साथ ये पॉइंट कवर किए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। सॉइल को डिफाइन करेंगे। सॉइल इज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये सबसे ऊपर की जो लेयर हमें विजिबल है अर्थ पे, वही सॉइल कहलाती है। विच इज मेड अप ऑफ, जो कि किससे बनी है, पैरेंट रॉक से। वो मिट्टी किसी न किसी रॉक से ही बनी होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है मेड अप ऑफ पैरेंट रॉक। एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं तो वो भी अर्थ सरफेस पर वो डिकम्पोज होकर सॉइल का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेंट रॉक एंड ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर भी वही है, डेड ऑर्गेनिजम्स, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, तो वो भी डिकम्पोज होकर अपर मोस्ट लेयर पे जम जाते हैं। तो पेरेंट रॉक और ऑर्गेनिक मैटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोल सकते हैं सॉइल। इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल के, सॉइल एक वेल्यूएबल वेल्थ है, यानी किसी भी कंट्री के लिए एक वेल्थ है। उसी के ऊपर आप क्रॉप्स को ग्रो करते हो और आपकी पूरी पॉपुलेशन उसी के ऊपर सर्वाइव करती है, जो क्रॉप्स आप अपनी सॉइल के ऊपर ग्रो करते हो। सॉइल इज ए बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिस कंट्री की सॉइल अच्छी होगी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफी अच्छी होगी, वो अपने आप में पॉपुलेशन की जरूरत का पूरा फूड प्रोड्यूस कर सकता है, इवन वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ फार्मर्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है सॉइल, है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट फूड फ्रॉम सॉइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सारे ऑर्गेनिज्म सॉइल के ऊपर डिपेंड है फूड के, चाहे वो वेजिटेरियन हो तो डायरेक्टली डिपेंड है, नॉन वेजिटेरियन हो तो इनडायरेक्टली डिपेंड है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल बनती कैसे। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर, एक फैक्टर नहीं है, काफी सारे फैक्टर है जिसकी वजह से सॉइल बनती है। सबसे पहले सॉइल रॉक से बनती है, ठीक है, जिसको पेरेंट रॉक कहा जाता है। फिर टोपोग्राफी यानी डिफरेंट कंडीशन होती है लैंड की, कहीं फ्लैट लैंड होता है, कहीं माउंटेन होते हैं, कहीं हिल होते हैं, तो इनकी वजह से इनमें से जब रिवर गुजरती है तो अपने साथ साथ इन रॉक्स को काटते हुए लाती है अपने साथ, तो वो मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो सॉइल बनाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन है, किसी रॉक के ऊपर पहले स्नो जमी, फिर वहाँ पे सनलाइट के कारण वो पिघल गई, इसकी वजह से क्या है रॉक के कुछ पार्टिकल्स ढीले हो जाते हैं और वो सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेनफॉल के कारण भी काफी सारी रॉक्स जो है वो टूट के सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट होती है ना।
सीजनल चेंज, समर आया, विंटर आया, इसके कारण क्या होता है, रॉक्स के पार्टिकल सिकुड़ते हैं, फिर रिलीज होते हैं। इसकी वजह से भी रॉक ढीली होकर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वेदरिंग रॉक्स और दूसरे तरीकों से जो रॉक्स टूट जाती हैं, उससे सॉइल बनती है। प्लांट एनिमल रिमेन से भी सॉइल का अपर लेयर बनता है, जो कि ह्यूमस कहलाता है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होता है और जहाँ पर प्लांट्स को काफ़ी न्यूट्रिएंट मिलते हैं और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल के लेयर्स के बारे में बताया गया है। नॉर्मली 4 लेयर्स होती है, ABCD, सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर D, सबसे नीचे, जो कि पेरेंट रॉक होती है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, जिसको टॉप सॉइल कहते हैं। B है सेकेंड लेयर ऑफ द सॉइल, जिसको सब सॉइल कहते हैं। C थर्ड लेयर, जिसको वेदर्ड पेरेंट रॉक। वेदर्ड पेरेंट रॉक मतलब वो पेरेंट रॉक से डायरेक्टली बनी हुई है। पेरेंट रॉक एक चट्टान है, उसके थोड़े छोटे टुकड़े वेदर्ड पेरेंट रॉक हो जाएंगे। और लास्ट लेयर जो है वो पेरेंट रॉक की है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। आपको राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम दिख जाएगा। उसमें सबसे ऊपर की लेयर जो है, उसमें प्रेजेंट ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, उसमें काफ़ी ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो काफ़ी प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो उसी एरिया में होती है, और कुछ प्लांट्स की रूट B सेक्शन यानी सब सॉइल सेकेंड लेयर तक भी पहुंचती है। तो सेकेंड लेयर में क्या होता है, रॉक्स, सैंड पार्टिकल और क्ले का मिक्सचर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर ह्यूमस हो गया, जो कि ऑर्गेनिक मैटर है। सड़े हुए प्लांट्स या फिर एनिमल डेड होते हैं तो डिकम्पोज होकर उसी लेयर पे सेटल होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू रखता है, तो उसको इसीलिए ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर का है। सेकेंड लेयर जो मिक्सचर होता है रॉक का, सैंड पार्टिकल और क्ले का। फिर आपका आता है थर्ड लेयर, जो कि वेदर्ड पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक का एक चट्टान होती है, उसी से बने हुए स्टोन्स के टुकड़े होते हैं, वेदर्ड पेरेंट रॉक। फिर लास्ट में आपका पेरेंट रॉक, जिससे कि ऊपर की तीनों लेयर्स बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें इंडियन सॉइल के बारे में बात हो रही है। तो इंडियन सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। पहला है एलुवियल सॉइल, इसको हम क्लेई या लूमी सॉइल भी कहते हैं। इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन कलर होगा और ऑक्यूपाइज अबाउट 40%। जो पूरी कंट्री का सॉइल है उसका 40% एलुवियल सॉइल है। और ये कहाँ से आती है, ये ट्रांसपोर्टेड बाय, ये 3 रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होती है, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालयन रिवर से, हिमालय से निकलती है, और ये सॉइल लाकर डिपॉजिट कर देती है डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं, जो कि ब्लैक कॉटन सॉइल होती है। डार्क ब्लैक होता है कलर, ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर सकती है। इसमें पानी डालेंगे तो काफ़ी समय तक उसको होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी। स्टिकी होती है, अगर जब वो गीली होती है तो काफ़ी चिकनी होती है, और सूखने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल है। फिर है रेड सॉइल। ये रेड सॉइल रेड इसीलिए कहलाती है क्योंकि इसमें आयरन होता है सॉइल में, और ये थोड़ी पोरस होती है, और ये वीट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। पोरस मीन्स एयरी होती है और इतनी स्टिकी नहीं होती है, इसलिए वीट वगैरह के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल में ड्राई एंड वेट सीजन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है, और इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की क्वांटिटी होती है। फिर है डेजर्ट सॉइल, जिसमें कि बहुत सा सॉल्ट होता है डेजर्ट सॉइल में, और मॉइस्चर और ह्यूमस इसमें काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल, जो कि हिमालयन रेंजेस के एरियाज़ में मिलती है, और जो कि फाइन मार्शी और पोरस टाइप की होती है, जो कि टी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ये काफ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीनिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल। जो ऊपर की लेयर है सॉइल की वो हट जाना तो सॉइल इरोजन कहेंगे। ऊपर की लेयर यानी ह्यूमस वाली जो सॉइल है, जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, तो बारिश की वजह से या फिर अभी हम देखेंगे कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, उसकी वजह से ऊपर की लेयर हट जाती है, तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन।
तो क्या रीजंस हो सकते हैं सॉइल इरोजन के? तो पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ अगर कट जाते हैं, क्योंकि पेड़ों की रूट जो होती है वो काफ़ी होल्ड करके रखती है सॉइल्स को, और बारिश के पानी से भी वो सॉइल को बहने नहीं देती। फिर ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग भी सेम है। अगर कैटल्स वगैरह सारी ग्रास और पेड़ पौधे पूरे खा लेंगे, तो उससे भी जो रूट होल्ड करके रखी है सॉइल को, तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो आपका सॉइल का इरोशन हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता है कि आप पेड़ों को काट देते हैं, फिर उस जगह आप फार्मिंग करते हैं, फिर दूसरे लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, वहाँ पे पेड़ों को काटते हैं और फिर आप एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसके कारण भी पेड़ कटेंगे, तो इसकी वजह से भी आपका सॉइल इरोशन होता है। विंड इरोशन। विंड की वजह से अपर लेयर हट जाती है जगह से, एक ये रीज़न हो सकता है। और जो अनसाइंटिफिक नॉन साइंटिफिक मेथड होते हैं एग्रीकल्चर के, इसकी वजह से भी सॉइल इरोशन होता है। जैसे आपने ज़्यादा इरिगेशन कर दिया एग्रीकल्चरल लैंड को, तो वाटर के साथ साथ अपर लेयर ऑफ सॉइल भी बह के चली जाएगी। फिर इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं सॉइल इरोशन के। पहला होता है रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएगी, क्योंकि अपर लेयर ही जो होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, वही हट जाएगी, तो आपका एग्रीकल्चरल लैंड रिडक्शन हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राई सीजन ड्यू टू द लॉस ऑफ वेजिटेशन। पेड़ कटते हैं जब भी तो सॉइल इरोशन होता है, तो इसके कारण ड्राई सीजन्स काफ़ी रहेंगे, बारिश कम होगी। एडवर्स इफेक्ट ऑन द सोर्सेस ऑफ वाटर एंड प्रॉब्लम ऑफ इरिगेशन। सॉइल अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करती है और वाटर चैनल्स तक पहुँचाती है, तो इसकी वजह से आपको सोर्सेस ऑफ वाटर भी अफेक्ट होंगे या कम हो जाएंगे। फिर डिटोरिएशन ऑफ हाई क्वालिटी लैंड। जो अच्छी क्वालिटी है लैंड की, वो सारी बंजर जमीन में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आपकी पूरी अच्छी सॉइल है वो इरोड हो गई, तो सॉइल इरोशन के ये आपने कॉजेज देखे और सॉइल इरोशन का इफेक्ट देखे। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन यानी हमें सॉइल को किस तरह बचाना है। तो सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोशन। इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था इरोशन क्या होता है, यानी अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो है हट जाती है, वो इरोशन है। तो उसको कैसे बचा सकते हैं हम, वो हो गया सॉइल इरोशन। एंड अदर टाइप ऑफ डिटोरिएशन, अपर लेयर को और दूसरे तरीके से डिस्ट्रॉय जो होता है। सो एज टू मेंटेन, क्यों बचाना है, टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किस क्रॉप्स की। तो कुछ मेथड्स होते हैं सॉइल कंजर्वेशन के। पहला है काउंटर फार्मिंग इन माउंटेन रीजन। काउंटर फार्मिंग को स्टीप फार्मिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप क्रॉप्स लगा दो, क्योंकि हिली रीजन में इस तरीके से स्लोप्स होते हैं, तो यहाँ पे आप क्रॉप्स लगा दो, फिर नीचे के स्टेप्स पे लगा दो, फिर इस तरीके से अगर वाटर यहाँ पे एक्सेस हुआ तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ एक्सेस हुआ तो यहाँ, इस तरीके से सारा वाटर के साथ साथ जो भी अगर कुछ सॉइल भी अगर नीचे जाती है तो वो स्टेप्स पर ही रुक जाएगी। तो एक ये तरीका होता है माउंटेनियस रीजन में सॉइल कंजर्वेशन का। सेकंड है बाय मेकिंग फील्ड रिजेस। फील्ड रिजेस होती है, इस तरीके से आप फील्ड को पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, इस तरफ और इस तरफ क्रॉप्स होती है, बीच में आप वाटर के लिए जगह छोड़ते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े रिजेस के कारण क्या होगा, सॉइल में अगर वाटर जाएगा तो वहीं के वहीं रहेगा, सॉइल आपकी बाहर नहीं जाएगी। बाय प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ऑन बैरिंग लैंड। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और ज़्यादातर बैरिंग लैंड जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे आपको पेड़ लगाना। कंट्रोल ग्रेजिंग, जो एनिमल्स जो फूडर वगैरह जो ग्रासेस वगैरह खाते हैं उसको कंट्रोल करना। बाय कलेक्टिंग वाटर इन द माउंटेन स्लोप्स। माउंटेन स्लोप से वहाँ पर आप वाटर को कलेक्ट करना, क्योंकि वाटर के साथ साथ काफ़ी जगह से सॉइल भी बह के आती है, तो ऐसा हो सकता है ये माउंटेन है, इन स्लोप्स पर वाटर को आया जमा कर लेना, तो यहाँ काफ़ी टाइम बाद एक फर्टाइल सॉइल का एक एरिया डेवलप हो जाएगा, वहाँ कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या है,
वाटर इज़ वैल्यूएबल रिसोर्सेस, ये भी रिसोर्स है जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है. इट फुलफिल आवर बेसिक नीड. इट इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. वाटर इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. वाटर इज़ मेन पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. ये प्लांट्स और एनिमल का मेन पार्ट वाटर ही होता है. ह्यूमन बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर. हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से ही बनी हुई है. नेक्स्ट इसमें देखेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर. तो देयर आर 4 मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर. फर्स्ट है सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, एटमॉस्फेरिक वाटर और ओशियनिक वाटर. हम इसको एक एक करके डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर. तो हमने देखा था 4 सोर्सेस ऑफ वाटर है. फर्स्ट है सरफेस वाटर जो कि आपको अर्थ के सरफेस पे मिलेगा. तो अवेलेबल इन रिवर, पॉन्ड एंड लेक्स. रिवर इज मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर. तो रिवर जो है वो मेन सोर्स है सरफेस वाटर की. इट इज़ फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. तो 3 मेन रिवर देख लेते हैं इंडिया की. इंडस रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. इट कैरी 60% ऑफ टोटल सरफेस वाटर. ये तीनों रिवर मिलाकर 60% टोटल सरफेस वाटर को कवर करती है. फिर है ग्राउंड वाटर जो कि हमें वेल्स एंड ट्यूबवेल से मिलता है. तो कुछ जो पानी है रेन का, ज़्यादातर तो सरफेस वाटर के फॉर्म में रिवर में चला जाता है, लेकिन कुछ जो वाटर है वो ज़मीन के द्वारा सोख लिया जाता है और वही जाके ग्राउंड वाटर बन जाता है. नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक वाटर जिसमें कि वाटर वेपर आते हैं. और लास्ट है ओशियनिक वाटर जो कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट और फिशिंग के लिए यूज़ होते हैं. यूजेस ऑफ वाटर. यूजेस ऑफ वाटर में 4 यूजेस हैं मेनली. फर्स्ट है ड्रिंकिंग, इरिगेशन, पावर जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू डैम्स, एंड लास्ट ट्रांसपोर्ट. सबसे मेन यूज़ है वाटर का इरिगेशन. तो 3 मेजर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन देख लेते हैं. कैनल्स के थ्रू होता है जो कि डैम्स बनाकर कैनल्स के थ्रू वाटर पहुंचाया जाता है इरिगेशन के लिए. वेल्स जो कि अंडरग्राउंड वाटर, और ट्यूबवेल्स भी अंडरग्राउंड वाटर. टैंक से जो कि आप कलेक्शन ऑफ रेन वाटर करके इरिगेशन कर सकते हैं. लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. फर्स्ट, व्हाट इज प्रॉब्लम? At the time of independence, sufficient water was available for irrigation and industries, but now due to growth in population, it is insufficient. तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो हमारे पास काफ़ी वाटर था जिससे हम इरिगेशन करते थे, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है अभी हमारे पास पानी इनसफिशिएंट है. वाटर इज़ इनसफिशिएंट विद अस. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? For that we have to conserve water. So how we can conserve water? Let's see in these 4 points. Conservation of water. To collect the rainwater and stop it from draining off. आप रेन वाटर किसी तरह कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या फिर और अदर वेज से, और इसको ड्रेनिंग ऑफ से बचाएंगे. ड्रेनिंग ऑफ मीन्स सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर वो कहाँ ड्रेन ऑफ हो जाता है? ओशियंस में. तो उसको ड्रेनिंग ऑफ से बचाना और उसको कलेक्ट करना थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड अदर वेज. सेकेंड है साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर. तो इसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाएगी या पानी का सही से इस्तेमाल करना भी आ जाएगा. तो जो भी मैनेजमेंट हो सकता है वाटर का, कि रेनफॉल से वाटर आता है लेकिन बहुत सारा वाटर ड्रेन ऑफ हो जाता है, या तो हम उसको डैम्स के थ्रू या बंड्स के थ्रू उसको रोक सकते हैं ड्यूरिंग द रेन्स एंड प्रिवेंट द रनिंग वाटर टू गो इन टू द ओशियंस. थर्ड है प्रिवेंट वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम पोल्यूशन. वाटर रिसोर्स को पोल्यूशन से बचाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अवेलेबल हो हमारे यूज़ के लिए. फोर्थ है वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट में होता है, क्या होता है देखते हैं. रिवर के काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं रिवर की. तो सारी जो स्ट्रीम्स होती है इस तरह वाटर की,
उसको एक जगह पे कलेक्ट करना वाटरशेड मैनेजमेंट है। यहाँ पे कलेक्ट कर कर इसको आप फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ एन एरिया। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स कोई फॉरेस्ट, तो वो डिपेंड करता है कि एरिया की लोकेशन कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ अनइवन। तो ये नेचुरल वेजिटेशन अनइवन होता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे कुछ टाइप्स के प्लांट्स या ट्रीज मिलेंगे, कहीं पे दूसरे टाइप्स के प्लांट्स और ट्रीज मिलेंगे। वेजिटेशन इज अनइवन बिकॉज ऑफ लोकेशन, सॉइल कंडीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सेम। तो ये सब सेम नहीं होता, इसलिए वेजिटेशन भी सेम नहीं होता है। 1/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, दैट इज 25%। लेकिन प्रेजेंटली इसमें से सिर्फ 15% ऑफ अर्थ ही फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो मतलब 10% हम लोग काट चुके हैं, जिसमें हम लोग डेवलपमेंट कर चुके हैं। देन इंडिया में कुछ 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, दैट यू ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉनसून फॉरेस्ट है, ड्राई ट्रॉपिकल है और हिमालयन फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फर्स्ट वी सी डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो first benefit is forest provide wood. Normally wood is used for fuel and making furniture. Second is foreign exchange का, गवर्नमेंट को काफ़ी सारा रेवेन्यू मिलता है फॉरेस्ट से रॉयल्टी के फॉर्म में। थर्ड है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जैसे गम, हनी, वैक्स, बैम्बू या मेडिसिनल हर्ब्स। फिर है मटेरियल फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए भी हमें कुछ मटेरियल है जो कि फॉरेस्ट से मिलता है, तो कि बैम्बू, लेदर, ऑयल, जो कि बैम्बू जो है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन फॉर गवर्नमेंट को 670 करोड़ एनुअली जो रेवेन्यू वो फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट है ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए फ्री का ग्रेजिंग लैंड है फॉरेस्ट, जिससे कि बहुत सारे फार्मर्स डिपेंड होते हैं अपने एनिमल्स के ऊपर, उनको फूडर के लिए भी फॉरेस्ट काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। About 7.2 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी लोग अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक मैप है जो कि सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है, उसको एक डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप है इंडिया का, जो कि टॉप पर आपको माउंटेन सॉइल दिख रही होगी, उसके बाद ग्रीन कलर में एलुवियल सॉइल है, फिर नीचे आप आएंगे एरिया में ब्लैक सॉइल, कुछ गुजरात वाले एरिया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। फिर नीचे रेड सॉइल काफ़ी है, सदर्न पार्ट। फिर एक्सट्रीम सदर्न में आपको फिर मार्शी सॉइल एंड एलुवियल सॉइल मिलेगा। तो ये मैप को कंसिडर करिए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। फर्स्ट है कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल को इरोड होने से बचाता है, क्योंकि रूट्स का काफ़ी अच्छे से सॉइल को ग्रिप करके रखती है, तो सॉइल वहाँ से इरोड नहीं हो पाती। ट्री होल्ड द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। इस ग्रिपिंग के कारण जो ऊपर की फर्टाइल सॉइल होती है टॉप लेयर की, वो भी इरोड नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज वाटर लेवल नियर बाय रिवर। तो नियर बाय अगर कोई रिवर है फॉरेस्ट के, तो उसका वाटर लेवल भी मेंटेन रखती है, क्योंकि जो रूट्स है वहाँ पे, जो फॉरेस्ट है उसकी रूट्स जब रेनी सीजन होता है तो काफ़ी ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको डीप ग्राउंड में ले जाती है। वहाँ से उस रिवर चैनल्स को वाटर सप्लाई कंटिन्यूस रहती है। कंट्रोल द क्लाइमेट
काफ़ी कंट्रोल होता है आसपास, फॉरेस्ट के आसपास के एरियाज़ में। टेम्परेट क्लाइमेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह एक्ट करता है। फॉर विंड विच चेक द वेलोसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड विंड। फ्लड को कंट्रोल रखता है, स्पीड ऑफ वाटर को रिड्यूस कर देता है जहाँ पे फॉरेस्ट होता है वो एरिया। और वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द ट्री, और ज़्यादातर पानी अगर तो ट्रीज़ के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो फ्लड की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फॉरेस्ट ऑफ वाटर इज रिड्यूस बाय द फॉरेस्ट, फोर्स जो होती है वाटर की वो भी रिड्यूस हो जाता है फॉरेस्ट के रहने से, वो एक बैरियर की तरह वर्क करता है। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। फॉरेस्ट होता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा जो कि लीव्स से वो शेड होती है, और वो शेड होने के कारण जब वो डिकम्पोज होती है तो वो ह्यूमस या फिर कन्वर्ट हो जाती है फर्टाइल ऑर्गेनिक मैटर में, जो कि ह्यूमस कहलाता है। फिर रेन बियरर की तरह एक्ट करती है, जहाँ ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे बारिश भी होती है। इफेक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन, जिस एरिया में फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं लीव्स और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है, और नेचुरल ब्यूटी भी आसपास की बनी रहती है फॉरेस्ट से। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने भी कुछ स्टेप्स उठाए। तो फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज डेवलप्ड इन 1988। इसके पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी, जो कि 1894 में बनाई गई थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस फिर इंडिया ने अपनी उसको डेवलप किया 1988 में। तो अकॉर्डिंग टू विच उसके कुछ एम देख लेते हैं। मेन एम ऑफ दिस पॉलिसी इज प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। अब इस पॉलिसी में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया था। तो पॉलिसी होल्ड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला दिया था प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। तो एनवायरमेंट स्टेबिलिटी तभी मेंटेन हो पाएगी जब आपका फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होगा, और उससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहेगा। जो सारे एनिमल्स, फ्लोरा, फोना सबके बीच में बैलेंस बना रहेगा फॉरेस्ट के मेंटेनेंस से। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। जो नेचुरल हेरिटेज है फॉरेस्ट के फॉर्म में, उसको कंजर्व करना। चेक ऑन सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन को रोकना, और एफॉरेस्टेशन। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और आगे देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट कंजर्वेशन में देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉलोइंग प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च्ड। तो पहला प्रोग्राम है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन इन 1965। ये लॉन्च किया गया। इसके अंदर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है जो कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट से एंगेज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर कर उनकी एक्टिविटी को देखना और उसको इम्प्रूव करना इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1971 में ऑर्गेनाइज हुआ बना। फाइंड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द फॉरेस्ट। ये लोग क्या करते हैं, कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेस्ट में होता है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको मार्केट तक ले जाना या फिर उससे जुड़े हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो कि देहरादून में है, जो कि ये रिसर्च करता है इको क्लाइमेटिक कंडीशंस में, यानी भी फॉरेस्ट के ऊपर रिसर्च करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वुडक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर इन 1965, ये भी देहरादून में है, जो कि वुडक्राफ्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को जो कि फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि भोपाल में है, जिसको IIFM बोलते हैं। फिर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये कंजर्वेशन एक्ट के तहत फॉरेस्ट लैंड को आप एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वन महोत्सव, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 1 से 7 जुलाई हर साल, जो कि स्टार्ट किया था PM मुंशी जी ने
1950 में ये इन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो उनका एक स्लोगन था प्लांट मोर ट्री मूवमेंट का एक स्लोगन से ये स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट हुआ था टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया एंड टू मोटिवेट पीपल फॉर प्लांटेशन। फिर है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम। सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्ट की गई थी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके टू प्लांट द ट्री ऑन द वेस्ट लैंड। तो मरीन लैंड है या वेस्ट लैंड है वहाँ पर ट्री के प्लांटेशन के लिए ये स्कीम, ये सोशल फॉरेस्ट्री चालू की गई थी। फिर इसमें और भी बहुत सी स्कीम्स है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर इसमें आगे एक 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड ये नाम दे दिया गया, जबकि ये वन महोत्सव के टाइम पर ही एक स्लोगन पब्लिश हुआ था। और फिर इसमें जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक और स्कीम है जो कि 21 स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें जो कि 70 लाख हेक्टर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको मैनेज किया जाता है। फिर एक फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट है, जो कि फायर की वजह से जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन होता है उसको कैसे सेव करना है, किस तरह हम रिड्यूस कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर को। ये UNDP के साथ मिलकर ये स्कीम चलाई गई थी, अभी भी है ये मॉडल फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट। ये महाराष्ट्र में हल्द्वानी, नैनीताल में इसका ऑपरेशन 10 स्टेट्स में है कंट्री के। अब आप ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन। वाइल्ड लाइफ टॉपिक, फर्स्ट फैक्टर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल। फॉरेस्ट खत्म हो रहा है इसलिए वहाँ पे रहने वाले वाइल्ड एनिमल्स भी खत्म हो रहे हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स, काफ़ी टाइम से हंटिंग बैन नहीं थी, उसके पहले से काफ़ी ज़्यादा हंटिंग हो चुकी है एनिमल्स की। एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल तो एनिमल से ही आता है, तो इसीलिए एनिमल्स एंडेंजर्ड ही खत्म हो रहे हैं। इट सीम्स दैट इन फ्यू ईयर्स सम स्पीशीज ऑफ एनिमल आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ सालों में कुछ स्पीशीज एनिमल की वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, ये सारे इनको एक्सटिंक्शन का खतरा है, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर खतरा है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को डेंजर है तो उसका कंजर्वेशन भी जरूरी है, जिस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट था। तो क्या करना चाहिए, सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल। जो भी नेशनल हैबिटेट बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसका सेफ गार्ड करना चाहिए। हंटिंग शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, हंटिंग को रेस्ट्रिक्ट वैसे भी कर दिया गया है, तो पनिशेबल ऑफेंस है। एस्टैब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व में कन्वर्ट करेंगे तो वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में अंडर में आ जाएगा, वहाँ पे उसको डिस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट लेवल ऑफ एजुकेशन यानी सिलेबस में ही आपको इसके बारे में बताया जाना चाहिए कि किस तरह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम बनाए गए हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके बाद आपको एक चार्ट मिलेगा, इसमें उसको मैं शेयर करूँगा। उसमें रेयर स्पीसीज ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरी दिया हुआ है। यहाँ पे नेशनल पार्क एंड उसका एरिया कहाँ पर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और फिर इसी के अंदर एक चीज़ और हम देखेंगे, टाइगर एंड एलिफेंट प्रोजेक्ट भी आपको स्लाइड में मिलेगा। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर्स को बचाने के लिए कंट्री में चालू किया गया था 1973 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द टाइगर्स
देर आर 27 टाइगर रिजर्व बनाए गए कंट्री में टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एलिफेंट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड, और एलिफेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया, जो कि 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट अभी रनिंग है, कंटिन्यू है कंट्री में। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टैब्लिश इन द कंट्री टू कंजर्व द इकोसिस्टम एंड प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। करंट में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि एस्टैब्लिश है कंट्री में। तो ये शीट आपको ऊपर दिख जाएगी।